वो घटा खाने वाला वक्त है। बर्फीली ठंड में मैनचेस्टर की एक बंद गली के किनारे वो खुद को दुनिया से छुपा कर खड़ा है। मार्गरेट, उसकी माँ का नाम होगा तो बाप का क्या होगा? मामूली बच्चा नहीं है ये, नहीं है मामूली। उसके बाप का खानदान का कोई अता पता नहीं है। वो कौन है वो खुद भी नहीं जानता होगा। यूरोप के आज़ाद मुआशरे की देन, गैर मजहबी गैर इखलाकी इक़दाम की पैदावार। मेरे खानदान के लिए तमाचे जैसी बातें होंगी ये सब। आलिया ने झुरझुरी ली। उसे बहुत ठंड लग रही थी। जिस दीवार के सहारे वो खड़ा था वो गीली थी और उसमें से बू आती थी। नहीं, वो गलत था। वो बू तो उसके अंदर से आ रही थी, इंसानी गोश्त के जलने की। हाँ, अब उसे ठीक ठीक मालूम हो गया था कि उसकी नीली धंसी हुई आंखों वाली माँ ने क्या महसूस किया था जब उस शख्स ने जिससे वो दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी उसे लानत करार दिया था। अच्छा, तो क्या इंसान भी ऐसे हलक में अटका होगा कि सांसों की निजात के लिए मौत को बलावा देना पड़ा होगा? जमीन दलदल है, आकाश अंधियार का सिवाक है। धर धर लाखों करोड़ों तारीक गुब्बारों से अटे पटे हुए जिंदगी अंधियार की चाकर हुई और लो रोशनियां गुल हुई, अब बस गुल हुई। उस शख्स के दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। उसने मार्केट के बेटे से भी बदला लिया था, उसे भी दलील और रुसवा कर दिया था। उसी की जात को लेकर उस पर सवाल उठे थे। उस शख्स की शनाख्त से उसकी शनाख्त होनी थी। जिस शख्स के नाम को वो अपनी ज़बान से अदा नहीं करता था, उस शख्स के नाम को अपने नाम के साथ लगाने पर उसे तस्लीम किया जाएगा। अगर ऐसा ही था तो उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसे कोई पहचान, कोई मोहब्बत नहीं चाहिए। उसे अमरहा वाजिद अब नहीं चाहिए। उसकी माँ पर गैर इखलाकी इक़दाम की उंगली उठाने वाली अमरहा वाजिद बददुआओं से आसेबों ने उसे अपनी लपेट में लिया। आखिर उसने उस लड़की को क्यों पसंद किया? उसकी बदकिस्मती उसे उस स्टूडेंट पार्टी में ले गई, वरना उसका कोई इरादा नहीं था उस फजूल से मजाक में शिरकत करने का जो फ्रेशर्स के साथ किए जाते थे। खासकर अमरहा के साथ किए जाने वाले मजाक में तो उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जब जब वो लड़की उसे मिली थी उसका मिजाज ही बिगाड़ा था उसने। वो एक तरफ अंधेरे में कॉकटेल लिए बैठ गया और सारा तमाशा देखने लगा, और जब घुटनों में सर देकर वो बाकायदा रोने लगी तो मार्गरेट किचन में उसके लिए कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और खिड़की के अंदर किचन की तरफ से आती आवाज़ें सुन रहा था। जब उन आवाज़ों को सुनते सुनते वो खुद रोने जैसा हो गया तो किचन की तरफ आया। मामा, उसने रोती हुई मार्गरेट को बुलाने की जुर्रत की। कुछ देर बाद वो छुरी फेंक कर उसकी तरफ पलटी। उसकी उंगली से खून निकल रहा था। मेरा हाथ कट गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर वो ब्रॉडवे में काम करती तो सारे ब्रॉडवे को ले डूबती। इतने से बच्चे को उल्लू बनाने में वो नाकाम थी। उंगली काट कर रोने की वजह बता रही थी। उसने उंगली से खून को बहने दिया और रोती रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, वो कह रही थी, और वो खामोश खड़ा उंगली को नहीं उनकी आंखों को देख रहा था जिनसे खून उबल रहा था, और वो खून फर्श पर नहीं उसके दिल पर गिर रहा था। अमरहा वाजिद सिसकने लगी, रोने लगी तो आंसू उसके दिल पर गिरने लगे। उसे इल्हाम हुआ कि मार्गरेट की तरह लिहाफ में मुंह देकर वो भी बहुत रोती रही है। मार्गरेट को फिर से किसी ने रुला दिया। वो रात उसने जाकर गुजारी। मशरकी उफ पर दो नैन धरे थे, वो उनमें डूब डूब जाता था। भूरी आंखों में जो दीप बुझे पड़े थे वो जल उठे थे। वो तानसेन की शागिर्द रही होगी। उसने उसके अंदर चरागां कर दिया था। वो हयात का दहाना थी, वो उसे जिंदा कर रही थी। वो मशरकी साहिरा थी, बस में कर लेना वो सीख कर आई थी, और वो बनफशीन भी थी, वो उसके जख्म मुंतमिल करने आई थी। उसे लड़कियों में सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी जिससे कार्ल को चिढ़ हो सके। वो कार्ल की हर गर्लफ्रेंड को ले उठता। कार्ल के साथ ये सब चलता रहता था।
फिर उसने एक ऐसी लड़की में दिलचस्पी क्यों ली जिसने इतनी हकारत से वही सारे अल्फाज उसके मुंह पर दे मारे थे जो कभी डेनमार्क में उसकी माँ के मुंह पर मारे गए थे। वो खुद अपने बाप के लिए भी इतना ही हकीर था जितना अब अमरहा वाजिद के लिए। उसने इस्तेज़ाइया हंसकर सोचा, एक ही नस्ल के दो इंसानों का एक जैसा नसीब, दोनों को मोहब्बत हुई, दोनों को बदले में धुतकार मिली, दोनों को लानत करार दे दिया गया। दो इंसानों के नसीब में इतनी ममासलत, वो वाकई ही बहुत बदनसीब था। एक का अंजाम दूसरे का आइंदा लिख दिया गया था। अमरहा वाजिद को उसकी माँ से ज्यादा उसके बाप की फिक्र थी जिसकी गलीज तस्वीर को उसने फाड़ कर फेंक दिया था। वो उंगली उठा रही थी कि वो कौन था। वो आलियान मार्गरेट था और उसे क्या होना चाहिए था। अगर आलियान नाम उसे उसकी माँ ने ना दिया होता तो वो ये भी बदल लेता। स्टूडेंट पार्टी के बाद उसने खुद को उसे देखते पाया। वो उसके डिपार्टमेंट तक जाता। वो अपने लंबे दुपट्टे को संभालती यूनिवर्सिटी के दर दीवार को ऐसे देखती जैसे किसी नए जहान आ चुकी हो। वो अपने आप में मुस्कुराती रहती, खासकर तब जब उसके करीब से कोई अजीब और गरीब लिबास या हेयर स्टाइल वाला स्टूडेंट गुजरता। स्टूडेंट पार्टी के बाद उसने देखा कि हंसी को दबाए, जबरदस्ती का मुंह फैलाए वो सबकी माजरत सुन रही है, जैसे उन पर उसने हर जाने का दावा कर देना था। लेकिन ये उसकी इंसान दोस्ती की मिसाल है कि वो ऐसा नहीं कर रही। डेरिक जैसे हाथ बांधे सजा के इंतजार में खड़ा था और वो असाब ताने किसी खूनकार बादशाह की इकलौती बेटी बनी ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कह रही हो, बस अब तुम्हें भूखे शेरों के आगे जरूर डाला जाएगा। वो अक्सर ऑक्सफोर्ड रोड पर उसके पीछे जाता। उसका दुपट्टा उसके लिए एक मसला था। उसे इतने बड़े बड़े दुपट्टे लेने का शौक भी था और उन्हें संभालना भी नहीं आता था। शायद वो सारे मैनचेस्टर को ये बताना चाहती थी कि सिर्फ वो अकेली मशरिक की पहचान है। जी हाँ, वो अकेली। एक दिन जब वो ऑक्सफोर्ड रोड पर उसके पीछे पीछे आया तो उसका दुपट्टा उसके पीछे वाले के पाँव में उलझ गया। पीछे वाला माजत करके आगे बढ़ गया और वो दुपट्टे के किनारे और उस किनारे को पैर तले दबाने वाले को घूरती रही। कुछ आगे जाकर इत्तेफाकन वो बेचारा उलझ कर गिर गया और वो जो पीछे खड़ी उससे घूर रही थी मुंह पर हाथ रख कर हंसी। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे उस लड़के को कह रही हो, अब आया मजा, अगली बार ध्यान से चलना, यूं गधे। और उसी दुपट्टे को लेकर अगला मंजर कुछ यूं था कि एक हिंदुस्तानी लड़के ने जमीन बोस होते उसके दुपट्टे को पीछे से उठाकर उसे दिया और साथ कोई इस्तिज़ाइया तंज़न जुमला कहा और हंसने लगा और फिर एकदम से उसकी हंसी थम गई। अमरहा वाजिद हाथ लहरा लहरा कर उससे कुछ कह रही थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीखी नाचाकी का एक छोटा सा मंजर, बात शायद दुपट्टे से होती इस्लामाबाद और दिल्ली तक जा पहुंची थी। और इससे अगला मंजर कुछ ऐसे था कि यूनिक के बाग में लगे एक पौधे के साथ उसका दुपट्टा अटक गया। वो जरा आगे चली गई। दुपट्टे के खिंचाव से उसे पीछे पलटना पड़ा और ऐसा करते वो अपने पीछे आने वाली लड़की से टकरा गई। टक्कर से उस बेचारी की ऐनक गिरते ही टूट गई जो उसने कुछ देर के लिए सर पर बालों में लगाई थी। जाहिर है वो बेचारी सब्र के घूंट पी कर रह गई। अगर अमरहा वाजिद होती तो धाड़े मार मार कर रोती। स्टूडेंट्स की हमावक्त की खाली जेबों पर एक्स नुकसानात किसी हाइड्रोजन बम की तरह फटते हैं और वो तो फिर उसका नज़र का चश्मा था, किताबों से ज़्यादा अहम और ज़रूरी। आलियान को उससे बात करने से ज़्यादा उसके पीछे पीछे रहना दिलचस्प और खुशकुन लगता था। वो अपने क्लासेस से फारिग होते ही उसके पीछे पीछे होता। इतने सालों की अच्छी तालीमी कारकर्दगी में वो इतनी बेकायदगी का मुहतमिल तो हो ही सकता था। एक दिन उसके क्लास फेलोज ने उसे प्रोफेसर ड्रिल के ऑफिस भेज दिया। ये वही क्लास फेलोज थे जो प्रोफेसर को जानते थे और अमरहा को भी। प्रोफेसर सिर्फ वर्ड ही ऐसे पूछा करते थे जैसे कह रही हूँ, क्या यानी कि क्या है, क्या, अब बोलो ना, बोलते नहीं। ऐसे वर्ड को सुनकर सामने पेश होने वाला
कितने ही जरूरी काम को लेकर आया होता, यही सोचता कि आखिर क्या जरूरत थी इतने मामूली से काम के लिए प्रोफेसर को तंग करने की। वो दोनों हाथों को मेज पर रखते और मरीख पर जाने जैसी संजीदगी के लिए ऐसे देखते जैसे कहते हो, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम यहाँ तक आए, लाओ दिखाओ क्या मसला है। आए हैं बड़े पढ़ने, न्यूटन बनने, बातों से फुर्सत नहीं और आ जाते हैं प्रोफेसर्स को तंग करने। और फिर वो उस पेश होने वाले न्यूटन से वो सवाल करते कि उस बेचारी को रंधे गले के साथ माजत करके उठना पड़ता। नलायक, अपनी पुश्त पर यह सरगोशी भी सुनना पड़ती। रंधे गले के साथ और नालायक का लक़ब लेकर जब वो प्रोफेसर के ऑफिस से बाहर आई तो उसे भेजने वाले उसके क्लास फेलोज कॉरिडोर में लौट-पट होने लगे। उन्होंने न जाने कौन कौन से झूठ सच खड़ कर उसे भेजा होगा और ये बात उसे ऑफिस से बाहर आने के बाद मालूम हो गई थी। वो खामोश खड़ी उनके कहकहे सुनती रही, फिर खुद भी हंसने लगी। इस बार उसने हाथ में पकड़ी फाइल उन्हें दे मारने की हरकत की थी, ना ही धारे मार कर रोने की। वो मैनचेस्टर के रंग में रंग रही थी। पहले की निस्बत वो खुश नजर आती थी। आलियान को लगने लगा था कि वो किसी वंडरलैंड में आ गया है, यानी सिर्फ एक लड़की के मैनचेस्टर में आ जाने से सारा मैनचेस्टर ही वंडरलैंड में बदल चुका था। वो अब तक अपनी माँ को याद करके सोता रहा था और कई करवटें बदलने के बाद उसे नींद आती थी। अब वो उसे सोचता, मुस्कुराता और सो भी जाता और कभी सोते सोते लिहाफ को झटक कर उठकर बैठ जाता और कहकहे लगाता, अच्छा तो वो यही परी थी जिसकी कहानी कहीं से भी शुरू हो इख्तिताम हंसने पर होता है। वो अपने क्लास फेलो से पूछने लगा, रेटोटाइल देखी है? वही चूहे वाली? कौन सी जिसमें चूहा खाना पकाता है? अच्छा, सो स्वीट, वक्त मिलते ही जरूर देखूंगी। हाँ, कितना क्यूट लगता है ना वो खाना पकाते। कोई भी उसकी तरह आँख न करता, नाक न चढ़ाता। हाँ, ठीक था कि वो मशरिक से आया भेद थी जिसे वो बूझ रहा था। उससे मशरिक से कोई बैर नहीं था, लेकिन मशरिक उसे ले डूबा। हिंदुस्तान को लेकर वो सिर्फ एक शहर बनारस में जाना चाहता था। वो भी जब वक्त मिलता उसे वहां जाने की कोई जल्दी नहीं थी। हिंदुस्तान की सियाहत उसके लिए बस यहीं तक थी, उसे कहीं और नहीं जाना था। लेकिन अमरहा से मिलने के बाद अब उसे लाहौर जाना था। वो देखना चाहता था कि क्या सब लड़कियां ऐसे ही दुपट्टों में उलझती हैं, बुरी बात पर नाक चढ़ाकर आह करती हैं और छोटी छोटी बातों पर आंखें नम कर लेती हैं। तो क्या लाहौर में सब अमरहा जैसे हैं, जो ऐसे जाहिर करती हैं कि जैसे हिटलर को आखिरी सलूट करने वालों में वो भी शामिल रही थी और जो चुटकी बजा कर कहती हैं, ठीक है डन केटू, और कुछ। और केटू से जरा दूर सड़क की चढ़ाई चढ़ते ही वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर कहती जाती हैं, खुदा के लिए सामने देख कर गाड़ी चलाओ। अल्लाह खैर, ये किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं हमें? कोई और अच्छे वाला सीधा रास्ता नहीं है बेस कैंप की तरफ जाने के लिए? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। फिर भी कोई और रास्ता हो तो अच्छा है, सीधा सादा सा। जब वो फारिग होता वो लाहौरनामा बढ़ता रहता, यानी अपने फारिग औकात कार में वो लाहौर में रहता। वो इतना लाहौर में रहने लगा कि सुबह आंख खुलते ही उसे खुद को याद करवाना पड़ता कि वो एंसलम हॉल में है, कैंटिया मॉल में नहीं। वो रोज पाकिस्तानी अखबार भी जरूर पढ़ता कि लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में कुछ बदल तो नहीं गया कि वो जो सूबाई हुकूमत ने माल पर बगी और डाचे चलाने की शुरुआत की थी वो ख़त्म तो नहीं कर दी गई। वो बाजार जिन्हें ज़बरदस्ती 2 बजे बंद कराया जाता है वो हुकूमत के अताब से बंद ही तो नहीं हो गए। और उस बिजली का क्या बना? क्या कुछ पेशरफ्त हुई? उसने लोड शेडिंग के बारे में इतना पढ़ा कि उसने अमरा से पूछ ही लिया, क्या वाकई पाकिस्तान बिजली को लेकर इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है? उसका रंग फक्सा हो गया। नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो उसके नहीं पर दंग था।
हर रोज वो बिजली को लेकर खबरें पढ़ता था। ऐसे ही वो मेरा हॉलमेट बता रहा था। उसने झूठ बोला कि सच पर उसे बताना पड़ता कि वो क्यों लाहौर को इतना खंगालता फिरता है और आजकल वो लाहौर की फिक्र लाहौरियों से ज्यादा क्यों कर रहा है। क्या बता रहा था? कोई पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी? उसने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। आलियान के लिए ये हैरान कुन मंजर था। यही कि वहाँ बिजली का मसला, वहाँ कोई मसला नहीं है बिजली का, सब ठीक है जैसे यहाँ सब ठीक है। क्यों होगा वहाँ कोई मसला? उसे यकीनन उस हॉस्टल फेलो पर गुस्सा आ रहा था। आलियान दंग उसकी शक्ल देख रहा था। अपने मुल्क की इज्जत को लेकर वो इतनी हसास थी कि एक गैर मुल्की के सामने किसी भी अंदरूनी मसले को लेकर बात ही नहीं करना चाहती थी। यानी ये उनके घर का मामला था, गैर मुल्की दूर रहे इससे। मैंने खबरें सुनी हैं बीबीसी पर, एहतजाज देखे हैं। कभी कभार बिजली का छोटा बड़ा मसला हो जाता है तो बस थोड़े से लोग एहतजाज कर लेते हैं, बस ऐसे ही। अमरहा एक बाकमाल पाकिस्तानी थी। 7 सालों की खून के आंसू रुलाने वाली लोड शेडिंग को वो छोटा बड़ा कभी के बार का मसला कह रही थी। बापटा वालों की मुश्तरका सलूट पर उसका कौमी हक था, 7 तोपों की सलामी पर भी। कभी के बार के मसले पर लोग ऐसे एहतजाज करते हैं उन्होंने हुकूमती ऑफिस को आग लगा दी थी। तुमने कोई गलत खबर देख ली है, ऐसा नहीं होगा। आग क्यों लगाएगा भला कोई? सब ठीक रहता है लाहौर में, पाकिस्तान में। बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, हमें वहाँ कोई मसला कोई मुश्किल नहीं है। हाँ यकीनन बहुत प्यारा मुल्क होगा जिस मुल्क की रहने वाली उसकी किसी खामी को ज़ेरे बहस नहीं ला रही, जिसके खिलाफ वो एक बात नहीं सुनना चाहती। वो मुल्क कितना प्यारा होगा, वो अमरहा से ज़्यादा प्यारा होगा ना। आलियान को उसकी ये हसासियत इतनी अच्छी लगी कि उसने पाकिस्तान को लेकर वो खबरें ही पढ़नी बंद कर दी जिनमें किसी मसले की निशानदेही होती। लाहौर में सब ठीक है जैसे मैनचेस्टर में सब ठीक है, तो अमरहा का लाहौर उसका हो गया था जैसे आलियान का मैनचेस्टर अमरहा का हो चुका था। ऐसे ही फासले कम हो जाते हैं। मोहब्बत ही में हम अपनी सारी कीमती चीज़ें हथेली पर रख कर पेश कर देते हैं कि लो ये आज से तुम्हारी हुई, मुझसे ज़्यादा इन पर तुम्हारा हक है, इनसे अब तुम भी प्यार करना, इनका ख्याल अब तुम भी रखना। लो अब आज से मैनचेस्टर टाउन हॉल तुम्हारा, मीनार पाकिस्तान मेरा। तुम हेटन पार्क से लुत्फ उठाना, मुझे लाहौर चिड़ियाघर छोड़ाना। पकाडिली स्ट्रीट पर चहलकदमी तुम करना, मॉल की बग्गी पर मुझे बिठा देना। जेन ऑस्टन तुम्हें पढ़नी होगी, हाँ मैं बानो कुत्सिया को जरूर पढ़ूंगा। फिश एंड चिप्स कॉटेज पाए अब तुम भी खाना, कुलची निहारी मैं खाऊंगा। उसे मालूम नहीं था कि वो उससे मोहब्बत कर रहा है, मोहब्बत जो म्याऊं भी नहीं करती और पसर कर बैठती है, आंखें मौन कर मीठी नींद सो जाती है। अब उसे बिल्कुल न उठाया जाए, उसे सुरीली बांसुरी की लोरी सुनते सोने दिया जाए। कार से अमरहा को छुपाए रखना किसी मुहिम को सर करने के बराबर था। बज़ाहिर कार्ल ऐसे जाहिर किया करता जैसे वो बिल्कुल अनजान है और उसके पास इतना वक्त है ही नहीं कि आलियान की निगरानी में ज़ाया करता फिरे, लेकिन हकीकत में वो उन लोगों में से था जो 24 घंटे को 24 दिन बना लेते हैं। एक रात जब दोनों सड़क पर शर्त लगाकर दौड़ रहे थे और कार्ल जीत चुका तो उसने फूले हुए सांस के साथ कहा, तुम आजकल मुसलसल मुझसे हार रहे हो, एक दौड़ में हरा कर तुम मुझे लूजर नहीं कह सकते। वो हंसा, एक दौड़ में? कम ऑन आलियान, इस हफ्ते में ये तीसरी बार है। मेरी सेहत कुछ खराब हो गई है, मैं फिट नहीं हूँ। वो और हंसा, तुम हार रहे हो मतलब तुम कहीं और जीत रहे हो। मुझसे हार को तुम अहमियत नहीं दे रहे, मेरे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। मैंने तुमसे कहा कि मार्शन को स्टोर रूम में लॉक करना है तो तुमने कहा कि वो बेचारा डर जाएगा। इससे पहले तो तुम्हें कभी किसी के डरने की परवाह नहीं हुई थी। अगर वो इंतजामिया से हमारी शिकायत कर देता। कार्ल मुंह खोले उसे देखता रहा।
اس سے پہلے ہم ڈیوڈ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں اور اسے تو ہم نے کوڑے دان میں کیا تھا اور بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تم اب بدل رہے ہو، میں تمہیں اکیلا بدلنے نہیں دوں گا۔ کارل نے گھونسا دکھا کر کہا، میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ نہیں، بڑے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں یہ، مجھے تشویش ہے، بلکہ خوف ہے میں اپنا بہترین دشمن کھو دوں گا۔ سر کارل کہتے ہیں دوست ہو نہ ہو دشمن ضرور ہو، اور تم جانتے ہو پوری یونیورسٹی میں میری ٹکر کے صرف تم ہو۔ کارل نے اس کا سینہ ٹھونک کر کہا، تم انتظار کر لو، فریشرز میں بہت سے بھینسے تمہاری ٹکر کے آ چکے ہوں گے، جتنی چاہے ٹکریں انہیں مار لینا۔ میرا خیال ہے وہ بلا چکا ہے۔ سر کارل نے پرسوچ سر ہلایا۔ آلیان زیر لب ہنسا۔ امرہا، وہ سوچ کے رہ گیا۔ امرہا کے نام پر ہی وہ مسکرا دیا کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ پر کیسے کیسے نہیں مسکرایا کرے گا۔ ہر بار ایک نئی مسکراہٹ، ایک نئی ادا، پرانی امرہا کی جگہ ایک نئی امرہا کی جگہ لیتی، پھر سے پرانی امرہا۔ رات کے آخری پہر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں کارل موجود تھا۔ اسے کمرے میں آنے کے لیے یا کسی بھی کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس حساب سے وہ جاسوسی اور ایکشن فلمیں دیکھتا اور عام زندگی میں ان جاسوسی حرکتوں کی مشق کرتا رہتا، وہ اب تک اعلانیہ جیمز بانڈ بن چکا تھا، تو یہ اس کی کسر نفسی تھی۔ میرے کمرے سے جاؤ کارل، اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا۔ تم کہاں تھے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں، اب تم جاؤ۔ شکریہ؟ یہ لفظ پہلے کب ہم دونوں نے استعمال کیا ہے؟ وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی؟ بات ختم۔ ہاں بات ختم، اب جاؤ۔ نہیں، تم ٹھیک سے بات ختم کرو۔ کارل نے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑ لیا۔ میں بات ختم کر چکا ہوں کارل، تم سے بھی اور اس سے بھی۔ اس نے اپنا گریبان آزاد کروایا۔ اس سے تو کرنا بنتا ہے، اس نے تمہاری بے عزتی کی، لیکن تم… میں سب سے ختم کر رہا ہوں، وہ چلایا۔ کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے، میں نے کبھی ایسے ریئیکٹ نہیں کیا۔ تم بہت برے کھلاڑی بنتے جا رہے ہو۔ ہاں، میں بہت برا کھلاڑی ہوں، بدترین انسان ہوں میں۔ اس نے کارل کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تم جاؤ اب، تم یہ سب نہیں کر سکتے، ایسے خود کو نہیں بدل سکتے۔ کارل چلایا، ہم دونوں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے، میرا حق ہے تم پر۔ آلیان نے اپنے منہ کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ جاؤ کارل، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کسی ناتمام تصویر کی طرح جسے مکمل کرنے سے پہلے غیر ضروری جان کا ویرانے میں پھینک دینے کی تیاری کی جا رہی ہو، کھڑا وہ اپنے پھینکے جانے کے انتظامات کو دیکھ رہا تھا۔ کارل اور وہ چپکے چپکے ایک گھر کے خواب دیکھتے رہے تھے، ایک دوسرے کو وہ یہی بتاتے کہ انہیں بزنس ٹائکون بننا ہے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر وہ ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے رہتے۔ کارل جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا صرف اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی، اور جب ان لڑکیوں سے اس کا چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا تو جیسے وہ خود آلیان کو دعوت دیتا کہ خدا کے لیے میرا بریک اپ کروا دو۔ ایک گھر، ایک خاندان، مل کر ایک ہو جانا، اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو ان سے محروم رہا ہو۔ آلیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے، کارل نے تو ہوشی ادارے میں سنبھالا تھا، اس کے والدین ٹرین کے حادثے میں مر چکے تھے، ستیلے نانا اور نانی نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ آلیان کے پاس ماما مہر تھیں، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھیں، اس لیے دونوں کو ایک گھر چاہیے تھا، اور آلیان نے امرہا کے ساتھ وہ گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس سے اس گھر کا نقشہ لیتا رہتا تھا جہاں انہیں رہنا تھا۔ تمہارے وہاں گھر کیسے بنتے ہیں؟ مطلب تعمیرات؟ نہیں، مطلب کیا خواہش رکھی جاتی ہے ایک گھر کو لے کر کہ وہ ایسا ہو؟ اچھا، یہ اگر کوئی اعلیٰ دین کا چراغ پوچھ رہا ہے کہ گھر کیسا ہو تو سعودی شہزادے تلال کے محل جیسا، پام سٹی میں میڈونا کے گھر جیسا۔ وہ ہنسا۔
अलादीन नहीं, एक आम इंसान पूछ रहा है, मुझ जैसा आम इंसान। अच्छा, उसका मुंह लटक गया। अलादीन का ख्वाब चकनाचूर हुआ। अब उसे शहजादे तलाल जैसा महल कौन बना कर देगा। आलियान ज़ेरे लब हंसा। अगर मैं बिजनेस टाइकून बन गया तो उसे एक महल बना दूंगा, और मैंने अपने पैसे का करना ही क्या है। लेकिन अगर मैं उसके लिए अलादीन न बन सका तो एक बड़ा सा बाग होगा जिसमें कई सौ फूल खिले हों। उस बाग में घर की बड़ी बड़ी खिड़कियां खुलती हों। पीछे भी कई सौ फूलों वाला एक बाग हो, एक छोटी सी आबशार के साथ, और उसमें भी बड़ी बड़ी खिड़कियां खुलती हों घर की छत बहुत ऊंची होनी चाहिए, यानी इतनी कि 6-7 फुट लंबा फानूस लगा हो तो सर उठाकर देखने पर वो दूर, बहुत दूर लगे। ये एक आम आदमी का घर ही है ना अमरहा, उसे टोकना पड़ा। वो रुक कर सोचने लगी और खामोश हो गई, यानी खफा हो गई। मतलब एक सीधा सा जवाब उससे हासिल करना मुश्किल था। कहीं वो इतनी ज़हीन थी कि फौरन जवाब कर लेती थी, और कुछ मामलात में वो ऐसी थी जैसे ओंगे बोंगे लोग हुआ करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो किस कदर बोंगे हैं, और हाँ, ये एहसास भी नहीं होता कि उनका ये बोंगापन किसी को बहुत अच्छा लगता है। इतना कि अपने 6-7 हॉस्टल मेट्स के साथ गप्पे हाँकते, सड़क पर चहलकदमी करते, अपनी बेड की चादरों को यूनानी तर्ज पर जिस्म पर बांधे, एक कंधा आरियां रखे, यूनानी ही तेज म्यूजिक पर कॉरिडोर में ठुमके लगाते, और अपने दीगर बंदर लंगूर के करतब करते करते कोई इससे ही सोचते, उसी के लिए ज़ेरे लब हंसते हैं। कोई ठठरती रातों में लिहाफ फेंक कर उठ बैठता है। वो खुद को तलाश करता है कि आलियान, हाँ आलियान, कहाँ गया वो बेचारा। ओ अच्छा, खो गया। साथ के कमरों में जब कोई पजामा पार्टी, डू और डाई या स्टूडेंट्स का थिएटर चल रहा होता तो वो अपने कमरे में बैठा किसी और को महसूस कर रहा होता। कार्ल उसे घसीट कर ले जाने की कोशिशें करता। तुम म्याऊं म्याऊं बिल्ली बनते जा रहे हो, चलो शेर बनो और जरा धार कर दिखाओ। वही फारिग औकात में की जाने वाली उनकी कभी एक्शन, कभी मिस्ट्री, कभी हॉरर और कभी मज़ाहिया मूवीज जैसी हरकतें और शरारतें। लेकिन अब उस सब में उसका खास दिल नहीं लगता था। वो कर तो लेता था, लेकिन बस खुद को पुराना वाला आलियान साबित करने के लिए उसे डर लगता था कि कोई उसके दिल का भेद न जान पाए। भेद जो भूरी आंखों ने काली आंखों से कशीद किया था। भेद जो मोहब्बत में मलफूफ दिल पर खुलता है, सिर्फ मोहब्बत में मलफूफ दिल पर। उसे ये चौंका सा देने वाली लड़की इस कदर अच्छी लगी कि उसकी कोई बात उसे बुरी नहीं लगती। उसकी किसी बात पर उसे गुस्सा नहीं आता, उसकी किसी बात पर वो भड़कता नहीं था। वो उसके लिए वो परी थी जो 2 दुमों वाले बंदर से खौफजदा हो जाती है। सारा मैनचेस्टर उसके लिए 2 दुमों वाला बंदर था। वो हैरान हो कर डर डर जाती। ओ, उसके सुनहरी बाल खा लिए जाएंगे और फिर सब हंसेंगे। पहले उसका ख्याल था दुनिया में सबसे अहम मोहब्बत होती है। अमरहा ने उसे समझा दिया था कि और क्या क्या कुछ अहम होता है। शनाख्त, नाम, खानदान। आलियान खिड़की में खड़ा है और आज पहली बार अमरहा के बारे में सोचते वो ज़ेरे लब मुस्कुरा नहीं रहा। उसे रात गुजरने का गम नहीं कि अगर रात गुजर गई तो वह किस वक्त अमरहा को सोचेगा। फरवरी खजा खजा होता बर्फ में ढल रहा है। फरवरी जिसे बाहर की आमद पर चीनियों ने सुर्ख सुर्ख रंग डाला है, ये फरवरी आज उस सुर्ख पर सफ़ेदे की सूरत गिरते उसका गला दुबा रहा है, उस पर फराक की अलामतें नक्श कर रहा है, बहारों के माखज़ों को खिजाओं के सुपुर्द कर रहा है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।